झांग चेन झांग सैंटोंग को सिर्फ इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि वो कुलपति की गद्दी हथियाना चाहता था, बल्कि उसकी नफरत की असली वजह वो घिनौना तरीका था जिसे उस बूढ़े ने अपनाया था। एक वरिष्ठ और जिम्मेदार रिश्तेदार होने के नाते अपने ही कबीले के मुखिया और एक कनिष्ठ की पीठ में छुरा घोंपना, इससे ज्यादा घृणित और नीच हरकत और कुछ नहीं हो सकती थी। सच तो ये था कि झांग चेन को उस कुलपति के पद की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। अगर कोई उसे इज्जत से मांगता तो झांग चेन वो गद्दी खुद अपने दोनों हाथों से उसे सौंप देता, लेकिन वो गद्दारी और ऐसे घटिया साधनों से उसे छीनने वालों को कभी माफ नहीं कर सकता था। झांग चेन का इरादा अभी फौरन झांग सैंटोंग से टकराने का नहीं था, क्योंकि फिलहाल उसकी ताकत उस गद्दार को जड़ से उखाड़ने के लिए काफी नहीं थी। झांग सैंटोंग पिछले 3 सालों से झांग कबीले का सर्वेसर्वा बना बैठा था और उसके पास अपने वफादार कुत्तों की एक पूरी फौज थी। इसके अलावा वो कबीले के उन चुनिंदा ओरिजिन स्पिरिट रियल्म एक्सपर्ट्स में से एक था। अगर उसे अभी जबरदस्ती मारा जाता तो झांग कबीले की कमर टूट जाती और बाहरी दुश्मन कबीले पर हावी हो जाते। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत झांग चेन के जिस्म में दौड़ता वो खौफनाक और जानलेवा जहर था। मेरी इन नसों में जो जहर दौड़ रहा है वो सोल ईटर फ्लावर का घातक विष है। इतना ही नहीं, यह मेरी युवान मेरिडियन में गहराई तक समा चुका है। अगर मुझे इस मौत के जाल से निकलना है तो मुझे कम से कम 2nd या 3rd लेवल की औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। अपनी नसों की हलचल महसूस करते ही झांग चेन को तुरंत पता चल गया कि वो किस प्रकार के विष से पीड़ित है और उसे किस कदर खत्म किया जा सकता है। पिछले जन्म में झांग चेन सिर्फ तलवार का ही उस्ताद नहीं था, वो मार्शल दाओ की हर कला में निपुण था। 9th लेवल हेवनली एम्परर होने के साथ साथ वो औषधि निर्माण, कलाकृति निर्माण और रूहानी नक्शों का बेताज बादशाह था। विशेष रूप से औषधि शोधन के मार्ग में वो पहले से ही एक 9th लेवल मेडिसिन एम्परर था और वो स्वयं स्वर्ग क्षेत्र के रसायनज्ञ संघ के 7 महान बुजुर्गों में से एक था। उस पूरी दिव्य दुनिया में रसायन विद्या में झांग चेन की टक्कर का हकीम या औषधि सम्राट ढूंढना उंगलियों पर गिनने के बराबर था। अपनी हालत पर गौर करते हुए झांग चेन करवाहट से हंसा और मन ही मन बुदबुदाया, इस सोल ईटर जहर को काटने के लिए मुझे 7 लीफ मेरिडियन ग्रास, डेमोनिक गॉड फ्लावर या ब्लड सोल फ्रूट चाहिए होगा। पर क्या इस मामूली से ड्रैगन फायर सिटी में ये चीजें मिलेंगी? जानी, अगर झांग चेन का ये वीआईपी अंदाज और उसका बदला तुम्हें पसंद आ रहा है तो अभी वीआईपी नॉवेल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब असली खेल शुरू होने वाला है। झांग चेन इस वक्त ड्रैगन फायर सिटी में था, जो इस विशाल ब्रह्मांड के एक बेहद दूरदराज और गुमनाम कोने में बसा एक छोटा सा शहर था। उसे अच्छी तरह याद था कि इस पूरे शहर में न तो कोई ढंग का रसायनज्ञ था और न ही कोई जड़ी बूटी का बड़ा घर या रसायनज्ञ संघ मौजूद था। वो जिन चीजों को ढूंढ रहा था वे सब 2nd ग्रेड की दुर्लभ औषधियां थी। वैसे तो ये दुनिया के लिए बहुत आम थी, पर इस छोटे और दूरस्थ शहर में इन्हें पाना किसी करिश्मे से कम नहीं था। मुझे तो हैरत इस बात की है कि उस झांग सैंटोंग जैसे मामूली इंसान के हाथ ये जहरीली गोली लगी कैसे। झांग चेन ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, पहले बाजार चलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। अगर वहां बात नहीं बनी तो फिर मुझे शैटिंग क्लाउड माउंटेन रेंज के खतरनाक जंगलों में उतरना ही होगा। झांग चेन ने एक ठंडी आह भरी। वो जानता था कि वक्त उसके खिलाफ चल रहा है। सोल ईटर जहर धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करता है और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये और भी ज्यादा शक्तिशाली होता जाएगा। कुछ ही देर बाद झांग चेन की आकृति झांग कबीले के खजाने की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। चूंकि वह बाजार जा रहा था इसलिए उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और वही लेने वो वित्त विभाग के दफ्तर पहुंचा था। वो देखो, कबीले का मुखिया यहाँ आ गया, जल्दी हटो और रास्ता दो। भाई, आज सभा भवन में जो हुआ वो तो कयामत थी। मुखिया ने उस वाइपर क्लैन के शहजादे को ऐसा तमाचा जड़ा कि वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। मैं बस किनारे से देख रहा था, वो बहुत ही शानदार अनुभव था। बिल्कुल सही, मैंने तो ये भी सुना है कि खुद वाइपर क्लैन का मुखिया भी कुलपति के सामने घुटने टेक कर बैठ गया था। हाँ, वे लोग खुद को समझते क्या है। हमारे झांग कबीले को ललकारने चले थे और एक मूर्ख से शादी का प्रस्ताव लाए थे। उन्होंने अपनी मौत को खुद दावत दी है। वहां मौजूद झांग कबीले के कई शागिर्द झांग चेन को देखते ही इज्जत और विस्मय से रास्ता छोड़ने लगे। आज की घटना के बाद सबकी नजरों में झांग चेन का रुतबा किसी नायक की तरह बढ़ चुका था, पर झांग चेन ने उन सबकी बातचीत को नजरअंदाज कर दिया और सीधे वित्त सभागार के अंदर दाखिल हो गया। वहां वित्त विभाग का प्रमुख ली अनशुन बैठा था, एक नाटा, मोटा और बेहद क्रूर चेहरे वाला इंसान जिसे देखते ही पता चल जाता था कि वो अच्छा आदमी नहीं है। वो झांग कबीले का सदस्य नहीं था, वो सिर्फ इसलिए इस ऊंचे पद पर बैठा था क्योंकि उसका एक अच्छा साला झांग सैंटोंग था। ली अनशुन अपनी कुर्सी पर आंखें सिकोड़कर बसरा हुआ था और उसने झांग चेन के आने को देखा, पर वो ऐसे अनजान बना रहा जैसे वहां कोई आया ही ना हो।
उसे पक्का भरोसा था कि झांग चेन जैसा बेकार इंसान जिसकी युवा नसें नष्ट हो चुकी हैं कभी कुछ नहीं कर सकता। तुम यहाँ के वित्त प्रमुख हो? झांग चेन ने एक ठंडी और उदास भरी नजरों से ली अंशुन की ओर देखा। एक मामूली नौकर की इतनी हिम्मत कि वो मुखिया के सामने इतना अहंकारी बना रहे। यो कुलपति जी, ली अंशुन ने एक नकली और बनावटी मुस्कान के साथ अपनी छोटी आंखें खोली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी खाली लग रहे हैं। वैसे आपकी सेहत कमजोर है मुखिया जी, आपके लिए आराम करना ज्यादा जरूरी है। यूं इधर उधर भागदौड़ करना आपके बस की बात नहीं है। तुम लोग जल्दी करो और कुलपति को यहाँ से ले जाओ। ली अंशुन ने तंज कसते हुए बाहर खड़े कुछ लोगों की ओर हाथ हिलाया, लेकिन बाहर खड़े लोग एक एक करके पीछे हट गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वे सभी झांग चेन के उस अत्याचारी और तबंग स्वभाव से परिचित थे। ऐसे समय में ली अंशुन ने शेर को चुनौती देने का साहस दिखाया, जो वाकई उसकी बेवकूफी थी। झांग चेन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो इस कीड़े के साथ ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। मुझे 100 सोने के सिक्के दो अभी। यो 100 सोने के सिक्के। ली अंशुन ने एक अजीब सी चीख निकाली। उसने झांग चेन को ऊपर से नीचे तक देखा और फटकारा, तुम एक निकम्मे और कचरे इंसान हो। तुम्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है? कचरा। ये शब्द झांग चेन के कानों में असामान्य रूप से कान फाड़ने वाले थे। तुमने मुझे कचरा कहा? झांग चेन के होठों पर एक ऐसी शरारती मुस्कान आई जिसे देखकर मौत भी कांप जाए। हम्फ। ली अंशुन ने व्यंग्य करते हुए अचानक खड़े होकर कहा, तेरी युवान नसें नष्ट हो चुकी हैं और तुझमें कोई शक्ति नहीं बची है। अगर तू बेकार और कचरा नहीं है तो फिर क्या है? ली अंशुन की आभा बहुत प्रबल थी, मानो उनके सामने खड़ा व्यक्ति कुलपति नहीं बल्कि एक सेवक हो। झांग चेन ने अपना सिर हल्के से हिलाया। वो कोई हरकत नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि कोई अंधा है जिसके पास पिटाई के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक ली अंशुन को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और उसका दिल बिना किसी कारण के कांप उठा। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। ली अंशुन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसका आधा चेहरा नग्न आंखों से सूझता हुआ दिखाई दिया। ली अंशुन की छोटी छोटी आंखें इतनी चौड़ी हो गई मानो वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। उसने अविश्वास भरी नजरों से झांग चेन को देखा। आह! जब उसे अपने चेहरे पर तीव्र जलन महसूस हुई तो उसने एक अजीब सी चीख निकाली और झांग चेन की ओर इशारा करते हुए कहा, छोटे कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे करता है? क्या तू जानता है मैं कौन हूँ? ली अंशुन के बोलने का समय पूरा होने से पहले ही दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। झांग चेन को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि ली अंशुन कौन है। छोटे कमीने, मैं पादरी का। ली अंशुन दहाड़ा, लेकिन वो अपने मन की आधी बात ही कह पाया। थप्पड़ मारने की तेज आवाजें उठती और गिरती रहीं। ली अंशुन को अपनी बात पूरी करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लगातार 10 से अधिक बार करारे थप्पड़ जड़ने के बाद झांग चेन को लगा कि उसका हाथ भी दुख रहा है। तभी वो रुका। उसने थोड़ी सहानुभूति से ली अंशुन की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अब तुम मुझे तसल्ली से बता सकते हो कि तुम कौन हो? इस समय ली अंशुन का आधा चेहरा सुअर के सिर जैसा सूजा हुआ था और उसके चेहरे पर खून दिखाई दे रहा था। उसने बुरी तरह डर से झांग चेन की ओर देखा, फिर अचानक चिल्लाकर बोला, मैं झांग सैंटोंग का साला हूँ। झांग चेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर मुस्कुराते हुए धीरे से बोला, ओह, तो फिर तुम वाकई पिटने के ही लायक हो। अंततः उसे समझ में आया कि ली अंशुन, जो दूसरों को धमकाने वाला एक निकम्मा गुलाम था, वित्त हॉल का प्रमुख कैसे बन सका। चूंकि वो झांग सैंटोंग का बहनोई था, इसलिए उसकी पिटाई होना कतई गलत नहीं था। अगर झांग चेन को यह पहले पता होता तो वो और भी बेरहमी से हाथ साफ करता। बाहर खड़े सभी लोग ठंडी हवा में सांस लेते हुए स्तब्ध रह गए थे। तभी किसी ने दबे स्वर में हंसे बिना नहीं रह सका। ली अंशुन का सुअर के सिर जैसा चेहरा और उसका फूट फूट कर रोना सचमुच हास्यास्पद था। इस व्यक्ति ने परिवार के मुखिया का अपमान किया और उसकी गरिमा को चुनौती दी। क्या वो पिटाई का हकदार नहीं था? झांग चेन ने अपना सिर उठाया और सबकी ओर देखा। उसे तो मार पड़नी ही चाहिए। उसे सच में मार मार कर अधमरा कर देना चाहिए। सब लोग होश में आ गए और जोश में सिर हिलाया। ली अंशुन की पिटाई हुई, लेकिन किसी ने भी सहानुभूति दिखाई, क्योंकि वो वित्त प्रमुख के रूप में अपनी पहचान का इस्तेमाल करके काफी लोगों को धमकाता था। क्या झांग चेन को बाजार में वो दुर्लभ जड़ी बूटी मिल पाएगी, या उसे शाइटिंग क्लाउड के उन मौत भरे जंगलों में जाना होगा जहां से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया? और झांग सैंटोंग अपने बहनोई की इस बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? जानी, अगला भाग इससे भी ज्यादा वीआईपी होने वाला है। तैयार रहना।